हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम और नमस्कार। स्वागत है आपका आर डी अंसारी स्टोरीज में, जहां आपको सुनने को मिलती हैं ऐसी कहानियां जो रोंगटे खड़े कर दें, दिल की धड़कनें बढ़ा दें और आपके मन में सस्पेंस की आग लगाएं। आज हम आपको लेकर चलेंगे नैनीताल की एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जहां दो दोस्तों राहुल और रोहित की दोस्ती, हिम्मत और न्याय की कहानी छुपी है। तो बिना देर किए चलिए सुनते हैं राहुल की जुबानी ये दिल दहला देने वाली दास्तान। मेरा नाम राहुल है। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है, हमेशा के लिए। मैं और मेरा सबसे करीबी दोस्त रोहित दिल्ली की चकाचौंध से बोर हो चुके थे। काम, थकान, उलझने सब कुछ छोड़कर हमने सोचा कि कुछ दिन पहाड़ों में बिताए जाए। नैनीताल का नाम हम पहले भी सुन चुके थे। झील, ठंडा मौसम और सुकून। हमने टिकट बुक की, बैग पैक किया और एक रात की वोल्वो में बैठ गए। काफी देर तक बातें करते रहे। पुराने कॉलेज के दिन, दारू की पार्टी और वो अधूरी मोहब्बतें। पर हमें नहीं पता था कि ये ट्रिप हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। बस जैसे ही नैनीताल पहुंची, हल्की सी धुंध और ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। हम हंसते हुए उतरे और सबसे पहले एक सस्ता लेकिन दिखने में शांत होटल ढूंढा। नाम था होटल माउंट व्यू क्लिफ। होटल ऊंचाई पर था, झील से थोड़ा हटकर। चारों ओर पेड़ थे और एक संकरी चढ़ाई वाला रास्ता। एक बूढ़ा आदमी होटल की लॉबी में बैठा था, सफेद झबरी दाढ़ी, आंखों में अजीब ठहराव। उसने बस इतना कहा, कमरा नंबर 105 2 दिन से खाली था, अब तुम्हारा है। हम दोनों थोड़ा चौंके। उसने हमें हमारे नाम भी नहीं पूछे थे। पर रोहित ने मेरी तरफ देखा और कहा, चल यार, पहाड़ों में ऐसे लोग ही होते हैं, थोड़े अजीब पर सीधे। हम मुस्कुराते हुए ऊपर चढ़े। कमरा बिल्कुल साधारण था। लकड़ी की पुरानी दीवारें, एक खिड़की जो सामने झील की तरफ खुलती थी और कोने में एक बड़ा सा आईना। रात को हम दोनों खाना खाकर वापस आए और सोने की तैयारी करने लगे। तभी रोहित ने कहा, तूने गौर किया राहुल, इस कमरे में घड़ी नहीं है। अजीब है ना? मैंने हंसकर कहा, शायद टाइम भी यहां रुक गया है। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर दिया। मैं बिस्तर पर लेटा था, आधी नींद में। तभी मुझे लगा कोई खिड़की के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली, वहां कुछ नहीं था। पर अगली सुबह जब मैं उठा तो खिड़की खुली हुई थी और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो कमरे के अंदर की ओर आ रहे थे। मैंने रोहित से पूछा, तू रात को उठा था क्या? नहीं, मैं तो सीधा सुबह उठा। तू? हम दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। फर्श सूख चुका था, पर उस पल मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या यहां हमारे अलावा कोई और भी है? रात बीत गई, पर दिमाग में वो गीले पैरों के निशान जैसे ठहर गए थे। हमने उसे किसी मजाक या वहम समझकर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं मान रहा था। हम दोनों नीचे नाश्ते के लिए लॉबी में पहुंचे। वहां वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने हमें कमरा दिया था। नाश्ता मिलेगा? मैंने पूछा। उसने बिना मुस्कुराए कहा, ऊपर से आ जाएगा, वहीं खा लेना। नाम क्या है आपका? वो थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, नाम जानने से कुछ नहीं बदलता। होटल में रुकने आए हो, रुको, लेकिन ज्यादा पूछो मत। हम दोनों को उसका जवाब अजीब लगा, पर होटल थोड़ा सस्ता था और व्यू अच्छा, इसलिए हम रुक गए। दोपहर को हम दोनों झील के पास गए। लोग नाव चला रहे थे, बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। सब कुछ शांत और सुंदर था। लेकिन तभी मेरी नजर झील के उस पार पड़ी, जहां एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वो हमारी ही तरफ देख रही थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे तस्वीर में हो। वो देख रोहित, कौन है वो? रोहित ने भी देखा, पर बोला, कोई लोकल होगी यार, छोड़ना। पर मैंने देखा, वो महिला झील के किनारे ही नहीं, पानी में खड़ी थी, घुटनों तक। मैंने पलटकर दोबारा देखा, वो गायब थी। रात को रोहित कुछ अजीब लग रहा था। कमरे में चुपचाप बैठा रहा, बालकनी में जाकर अंधेरे को देखता रहा। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने धीमे से कहा, झील बहुत सुंदर है ना?
लगता है वहां कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने मजाक में कहा, तेरा कोई पुराना वाला आशिक ना बैठा हो झील में। वो मुस्कुराया नहीं। रात को अचानक दरवाजे पर 3 बार खटखट हुई। थक थक थक। हम दोनों चौंक कर उठे। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। मैंने पूरे होटल की ओर देखा। हॉलवे एकदम शांत, ठंडा और खाली। बस एक ठंडी हवा अंदर घुस आई और फिर मुझे एक धीमी सी सुगंध महसूस हुई, जैसे गुलाब के फूल सड़ चुके हों। अगली सुबह रोहित एकदम अलग था। उसने कहा, मैं अकेले झील के पास जाऊंगा, तू मत आ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। उसकी आवाज सपाट थी। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, पर मेरा मन कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। मैंने खिड़की से झांका। रोहित झील की ओर जा रहा था और उसी जगह रुका जहां मैंने कल उस औरत को देखा था। रात की खामोशी में अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहित जो पिछले 2 दिनों से चुप था, अब और भी अलग सा लगने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे डराने लगी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ यार, तू ठीक तो है? वो कुछ नहीं बोला, बस बाहर बालकनी में निकल गया। मैंने भी धीरे धीरे अपना मोबाइल निकाला और कमरे के बाहर की ओर देखा। हॉलवे सुनसान था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरा नंबर 206 के पास एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, जबकि वो कमरा हमेशा बंद रहता था। मेरी जिज्ञासा ने मुझे रोक नहीं पाया। मैंने सोचा, चलो देखते हैं उस कमरे में क्या है। मैंने अपने जूते पहने और धीरे धीरे हॉलवे में कदम बढ़ाए। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। हाथ दरवाजे की कुंडी पर रखा तो वह ठंडी और जरा खटखटाई हुई थी। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर कई पुराने पिक्चर फ्रेम लगे थे। उनमें एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। झील के किनारे वही सफेद साड़ी में महिला, पर उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। तभी कमरे के कोने से अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे कानों में अभी भी उस कमरे से कुछ धीमी आवाजें आ रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मैं भागकर वापस अपने कमरे में गया। रोहित वहीं खिड़की के पास खड़ा था, बाहर झील की ओर देख रहा था। मैंने पूछा, क्या तुझे कमरे 206 के बारे में कुछ पता है? उसने कुछ कहा नहीं, बस मुझे घूरते हुए बोला, वो कमरा हमारा इंतजार कर रहा है। होटल के बूढ़े मालिक से मैंने उस कमरे के बारे में पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कमरा 206 कई सालों से बंद है। उस कमरे में जो हुआ उसकी बातें मत करना। कहते हैं कि उस कमरे की आत्मा अभी भी वहां है। जो भी उस कमरे के करीब गया उसे वापस नहीं पाया। मेरे मन में डर बैठ गया, पर एक अजीब जिज्ञासा भी। मैंने सोचा, क्या रोहित सच में उस कमरे से जुड़ा है? क्या झील के उस पार वही महिला सच में मौजूद है? शाम को मैं अकेले झील के किनारे गया। ठंडी हवा में एक आवाज आई, कोई फुसफुसा रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। फिर मैंने देखा, वो महिला सफेद साड़ी में फिर से खड़ी थी। इस बार उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, तुम भी आओ हमारी दुनिया में। मेरी रूह कांप गई और मैं भागकर होटल वापस आया। उस रात के बाद मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई थी। रोहित का बदलता व्यवहार, कमरे 206 का रहस्य और झील के उस पार दिखने वाली महिला, सब कुछ मेरे दिमाग में भटक रहा था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि रोहित से बात करूंगा, पर जब मैं उसके कमरे गया तो वो खाली था। फोन भी ऑफ था। मैंने जोर जोर से उसका नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं होटल के बाहर गया और होटल के मालिक से फिर पूछा, रोहित कहाँ है? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? मालिक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, कुछ दिन पहले भी एक लड़का यहां से गायब हुआ था, तुम्हारा दोस्त। शायद वही उसकी कहानी दोहराएगा। मैं घबराया, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा, जो कुछ भी है मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैं झील के किनारे गया, जहां आखिरी बार मैंने रोहित को देखा था। पानी के किनारे कुछ ताजा गीले निशान थे, जैसे कोई बार बार वहां आया और वापस गया हो, लेकिन पानी की सतह बिल्कुल शांत थी। अचानक मेरी नजर झील के अंदर कुछ चमकती हुई वस्तु पर पड़ी।
मैंने झील में कूदकर उसे निकाला, एक पुराना जंग लगा हुआ ताबीज। मैंने ताबीज को लेकर मालिक से बात की। उसने कहा, यह ताबीज उस महिला का था जो कई सालों पहले झील में डूब गई थी। उसके बाद से हर साल किसी न किसी की आत्मा यहां से गायब हो जाती है। उसने मुझे चेतावनी दी, अगर तुम रोहित को वापस चाहते हो तो उस कमरे 206 में जाना पड़ेगा। वहीं से सब शुरू हुआ था। डर के बावजूद मैंने ठाना कि आज रात मैं कमरे 206 में जाऊंगा। मैंने अपने साथ टॉर्च और कैमरा लिया, किसी तरह खुद को हिम्मत दी। रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन मेरा दिल एक अजीब हिम्मत से धड़क रहा था। कमरा 206 की तरफ कदम बढ़ाते हुए मेरी हर सांस भारी हो रही थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन पीछे हटना अब संभव नहीं था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाजा आधा खुला था। धीरे धीरे उसे धकेला और अंदर घुसा। कमरा बिल्कुल खाली, पर धूल के बादल और पुरानी खुशबू से भरा था। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा दीवारों पर खून के धब्बे और कुछ पुरानी चीजें, एक टूटा हुआ आईना, एक झुलसता हुआ दिया और एक बड़ा सा ताबीज। जैसे सब कुछ अचानक रुका हुआ हो। अचानक कमरे के कोने से धीमी आवाज आई, राहुल। रोहित। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आवाज की तरफ देखा तो एक धुंधली परछाई दिखी जो धीरे धीरे मेरे सामने आई। मदद करो, आवाज फिर आई। मैं डर कर कदम पीछे हटा, पर आवाज ने मुझे रोक दिया। तुम्हें जानना होगा झील के उस पार छुपा सच। धुंधली परछाई ने बताया कि उस महिला की आत्मा जिसे हमने झील के किनारे देखा था, असल में एक निर्दोष लड़की थी जिसका कत्ल उस जगह के लोगों ने छुपा दिया था। उसके बदले की भावना ने इस जगह को अभिशप्त कर दिया था। जो भी इस जगह आया वो उसकी आत्मा के जाल में फंस गया। रोहित भी अब उसी जाल में था। मैंने मन बनाया कि रोहित को छुड़ाना होगा, पर उस आत्मा ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो झील में उतरना होगा, पर सावधान, एक बार अंदर गए वापस आना नामुमकिन है। मेरे पास दो रास्ते थे, डर के आगे झुक जाना या अपने दोस्त को बचाने के लिए मौत से लड़ना। कमरे 206 से निकलते हुए मेरी रूह कंपा रही थी, पर मैं रुका नहीं। रोहित की जान मेरी जिम्मेदारी थी। झील के किनारे पहुंचा। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और उस घने काले पानी में उतर गया। पानी ठंडा, लेकिन कुछ अजीब सी ताकत मुझे अंदर की ओर खींच रही थी। पानी के नीचे से मुझे फुसफुसाहट सुनाई दी, राहुल, वापस मत जाना। मैंने अपनी सांस रोक ली, पर डूबना नहीं था। मैं आगे बढ़ता रहा और एकदम नीचे, पानी के नीचे एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी। वहां रोहित था, पर अब वह मानवीय नहीं था। उसकी आंखें खाली और चेहरे पर एक अजीब सी भयावहता। वो बोला, राहुल, मैं अब इस जगह का हिस्सा हूं। मैंने उससे कहा, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे यहां से निकालूंगा। पर उसने मुझे चेतावनी दी, यहां से बाहर निकलना आसान नहीं। तभी झील की सतह के ऊपर से वह सफेद साड़ी वाली महिला की आत्मा आई। उसने कहा, जो कुछ भी इस झील में डूबा है उसकी सजा यहां है। तुम्हें अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए मेरी शर्त माननी होगी। उसने बताया कि वह अपनी आत्मा की शांति तभी पा सकती है जब उसकी मौत के सच को सबके सामने लाया जाएगा। मुझे उस सच को ढूंढना होगा और न्याय दिलाना होगा, नहीं तो मैं भी इस झील का हिस्सा बन जाऊंगा। पानी के भीतर से निकलते ही मेरे कानों में एक चीख गूंजी, सच का सामना करो। मेरे चारों तरफ धुंध घिर आई थी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उस महिला की आत्मा की शर्त पूरी करने का फैसला किया। सुबह होते ही मैंने झील के उस पार एक पुरानी हवेली खोजने का फैसला किया जो स्थानीय लोगों से छुपी हुई थी। हवेली का दरवाजा टूट चुका था, पर अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर तस्वीरें थी, उसी महिला की, लेकिन उनकी आंखें हमेशा कटी हुई थी। हवेली में मिली एक डायरी से पता चला कि वह महिला, जिसका नाम मीनाक्षी था, झील के किनारे रहने वाली एक मासूम लड़की थी। उस पर एक अमीर व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाकर उसे मार डाला था। उसके पिता ने न्याय के लिए आवाज उठाई, लेकिन गांव वालों ने उस सच को दबा दिया। मीनाक्षी की आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही थी। अचानक कमरे के बाहर रोहित की आवाज आई, राहुल, मुझे यहां से निकालो। मैंने उसे ढूंढा,
और पाया कि वह हवेली की तहखाने में फंसा हुआ था। वह अब भी आधा जिंदा, आधा परछाई था। मैंने रोहित को छुड़ाने की कोशिश की, पर तभी उस आत्मा ने मुझ पर हमला किया। लेकिन मैंने उस डायरी को हवेली की छत पर रख दिया और जोर जोर से मीनाक्षी का नाम पुकारा। धीरे धीरे आत्मा शांत हुई और रोहित की सूरत वापस आई। मैंने स्थानीय अधिकारियों को पूरी कहानी बताई और मीनाक्षी के साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने रखा। उसके बाद झील की हवा साफ हुई और मैं व रोहित सुरक्षित वापस लौट पाए। तो ये थी राहुल और रोहित की दोस्ती की कहानी, जिसमें हमें ये सीख मिली कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि न्याय की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। चाहे सच कितना भी डरावना या मुश्किल क्यों ना हो, उसे छुपाना नहीं चाहिए। कठिनाइयों और अंधेरे में भी अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी खतरा हमें नहीं हरा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो RD अंसारी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक, डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियां ला सकें।